शुभांक, ये हमारी खास सीरीज है जिस सीरीज के अंदर हम आपके सामने न्यूमरोलॉजी के तथ्यों पर, न्यूमरोलॉजी की स्टडी के बेसिस पर आपके बारे में पूरा विश्लेषण करते हैं। हमने पहले एक सीरीज चलाई थी जिसमें आपका घर परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपकी विदेश यात्रा, आपकी एजुकेशन, बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पर हमने आपके सामने बात रखी। लेकिन हमको ऐसा लगा कि क्यों ना सिर्फ फाइनेंस और फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखा जाए, तो हमने इस सीरीज को थोड़ा और बेहतर तरीके से किया है। 1 तारीख, जिनका भी डेस्टिनी नंबर 1 है। अच्छे, डेस्टिनी नंबर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेस्टिनी नंबर का मतलब ये ना सोचिएगा कि मेरा लकी नंबर 1 है। ये डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट होता है ये भी आपको शीतल मैम ने बताया। 1, 2 इन दोनों के वीडियोस, जिनके भी डेस्टिनी नंबर 1 और 2 है, उनके वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं। और आज का जो चर्चा का विषय है वो है डेस्टिनी नंबर 3। तो पहले आते हैं इस डेस्टिनी नंबर पे, इसकी कैसे कैलकुलेशन होती है। न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में राशि का भी परिवर्तन है, तो इनकी कौन सी राशि बनेगी, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, सब पे चर्चा करने के लिए आज शीतल मैम मेरे साथ फिर से जुड़ चुकी हैं, जो कि देश की जानी मानी और सुलझी हुई न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिनसे हम आज बातचीत करने वाले हैं। शीतल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से एक बार समय देने के लिए। ये एक बार आप मेरे को फिर से डेस्टिनी नंबर का बताइएगा कि आपने कैसे कैलकुलेट करते हो। जैसे आज हम 3 नंबर पर डिस्कस कर रहे हैं, तो कैसे डेस्टिनी नंबर है, ये नंबर की इम्पोर्टेंस क्या होती है न्यूमरोलॉजी के अंदर डेस्टिनी नंबर की। और फिर आप अगर कुछ और भी बताना चाहें जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ लेकिन आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप बताइएगा। पहले डेस्टिनी नंबर पे आते हैं, फिर आज हम 3 नंबर की चर्चा थोड़ी सी आगे बढ़ा के करेंगे। यस सर, जिन लोगों की बर्थडे 3, 12, 21 और 30 है, 3, 12, 21 एंड 30। तो अगर 12 है तो 2 + 1 मतलब इक्वल टू 3 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 3 0 तो 3 आ गया। मतलब आपका जो ड्राइवर नंबर है वो 3 आ गया, आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो 3 आ गया। उस 3 नंबर को आप फॉलो कर सकते हो। यस, और जिनकी बर्थडे किसी भी महीने की है, इनका डेस्टिनी नंबर जो रहेगा ये 3 रहेगा। इनकी जो राशि रहेगी ये मीन राशि रहेगी। यस, बहुत अच्छा नंबर है, वन ऑफ माय फेवरेट नंबर। सबसे बड़ी खासियत इस नंबर की है कि ये गुरु प्लैनेट मतलब जुपिटर से बिलोंग करते हैं। और आपको तो पता है कि गुरु आपके कुंडली में अच्छा रहेगा, उच्चांक पे रहेगा, तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें बहुत इजीली मिल जाती है। वैसे ही कुछ कुंडली होती है नंबर 3 वालों की। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग आपने बात बताई। मैम, एक चीज़ मेरे को ये पता करनी है, जैसे आपने बताया 3, 12, 21 और 30 तारीख का जन्म है, ये सिर्फ आप डेस्टिनी नंबर में आप मंथ और ईयर नहीं जोड़ते, ये सिर्फ आप DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जो जिस दिन डेट है सिर्फ उसी को जोड़ के डेस्टिनी निकालते हैं? अभी के लिए हम लोग यहाँ पे काफी सारी चीजें नहीं देख सकते ना। जब आपकी पर्टिकुलर कुंडली मेरे पास आएगी तो मैं आपका पूरा बर्थ डेट, बर्थ टाइम एंड बर्थ डेट के हिसाब से, बर्थ टाइम के हिसाब से, बर्थ प्लेस के हिसाब से सारी कैलकुलेशंस करती हूँ। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ सामने वाली बर्थ डेट ले रहे हैं, जिनकी बर्थ डेट 3, 12, 21 और 30 है। ठीक है, एक चीज़ मेरे को और पता करनी है, जैसे हमने पिछली बार भी आपसे राशि की क्लैरिटी ली थी और हमने भी एक एग्जांपल देके बताया था कि अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली चौथे स्थान पर हैं तो आपकी कर्क राशि है, अगर आप डेस्टिनी नंबर आपका 2 है तो भी आपकी कर्क राशि है। तो न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर कर्क राशि और एस्ट्रोलॉजी में चौथे नंबर पर अगर आपका चंद्रमा है तो आपकी कर्क राशि होगी। हाँ मैम, मैं एक क्वेश्चन मेरा और है, मान लीजिए मैं किसी से कंसल्टेंसी लेता हूँ, आपसे नहीं, किसी से भी बात करता हूँ या कुछ भी पूछता हूँ, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से लेता हूँ, या आजकल तो बहुत सारे ऐप हैं, एक ऐप तो मेरे पास भी, मैंने अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया है, तो बकायदा वो भी बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो अगर मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के संपर्क में हूँ तो मैं उसको ये नहीं बताऊँ कि मेरी राशि कौन सी है, मैं उसको ये सब चीज़ ना क्लियर करूँ, वो अपने आप से ही मेरे को उसी राशि का बताएगा। एक पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो टीवी पे प्रेडिक्शन हो रही होती है, अखबारों में छपता है, तो ये एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं या फिर ये भी न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेते होंगे, जो भी हैं? अब अगर आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी साथ में देख रहे हो तो आपकी ज़ोडिएक साइन अलग आएगी। आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख रहे हो तो आपकी ज़ोडिएक साइन अलग आएगी। और हाँ, आप सारा कॉम्बिनेशन करके देख रहे हो तो यस, ज़ोडिएक साइन आपकी अलग आएगी। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग ज़ोडिएक साइन कब यूज करते हैं, जब आप वीकली प्रेडिक्शंस आपके ज़ोडिएक साइन के देख लेते हो, ईयरली देख लेते हो, मंथली देख लेते हो, तभी। और बाय बर्थ आपकी जब कुंडली निकलती है
तो उसमें एक ज़ोडैक साइन आती है जो बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस के हिसाब से आती है। वो परफेक्ट हम लोग पता करते हैं, मतलब वो परफेक्ट हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से निकाली जाती है। तो वो एज पर बर्थ डेट जो आपकी कुंडली निकल जाती है उसमें जो ज़ोडैक साइन आती है, मैं हमेशा सभी को यही बोलती हूँ कि वही फॉलो करते हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो फिलहाल इसको पूरे को यही सम अप करते हुए ये समझ लेते हैं कि 3 नंबर डेस्टिनी नंबर उनका है जिनका जन्म की तारीख 3, 12, 21 और 30 तारीख की है, क्योंकि इन सबका सम टोटल वो 3 बनता है, तो डेस्टिनी नंबर 3 हो गया। अच्छा मैम, ये न्यूमरोलॉजी में डेस्टिनी नंबर के अलावा कोई और नंबर भी होता है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है? आप तो हमेशा एक बार सिर्फ हमको एक डेस्टिनी नंबर ही बता रहे हैं, इसके अलावा कोई और नंबर भी होता है जिसका आप ड्राइवर कैटेगरी? नंबर होता है, कंडक्टर नंबर होते हैं, काफी सारे नंबर होते हैं। जैसे आपके लकी नंबर्स, लकी स्टोन्स के हिसाब से भी हम लोग सारी डेस्टिनी, और मेन 2 चीजें होती है, एक होता है ड्राइवर नंबर जो आपकी गाड़ी ड्राइव करेगा, और दूसरा होता है कंडक्टर जो आपके लाइफ में काफी सारी चीजें हैंडल करता है। सो दैट इज कॉल्ड, कहाँ रुकना है, कहाँ भागना है, वो आपका कंडक्टर नंबर डिसाइड करता है। तो लाइफ में दो, जो न्यूमरोलॉजिकली 2 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वन इज द कंडक्टर एंड अनदर वन इज द ड्राइवर नंबर। तो हम लोग अभी, क्योंकि कॉमनली अगर देखना है तो हम लोग ड्राइवर नंबर के बारे में ही बात कर सकते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए, कंडक्टर नंबर्स के साथ सारी डिटेल्स चाहिए, तो उसके लिए आपकी पूरी बर्थ डेट, मतलब अगर आपकी बर्थ डेट है कि आप 31st बॉर्न हो और विच मंथ एंड विच ईयर, तो उसकी टोटल करने के बाद आपका कंडक्टर नंबर आ जाता है। ग्रेट, ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब आते हैं मैम, आपने बताया कि इनकी जो राशि है उस पर बृहस्पति का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा होता है। पहले तो मेरे को ये बताइएगा, बृहस्पति कारक किसके होते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? तो क्या क्या चीज़ें उनसे मिलती हैं, या किस किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड एरिया होता है, और इनका टिपिकली नेचर कैसा रहता है? तो आप मेरे को ये पहले ये बताइएगा, 3 नंबर जिनका डेस्टिनी नंबर है। जुपिटर जो प्लैनेट होता है, सबसे बेस्ट प्लैनेट, वो रिचेस्ट प्लैनेट है। एजुकेशन, करेज, बोल्डनेस, पावर, हार्ड वर्क, और मतलब लाइक नॉलेज का भंडार होता है। मतलब हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, आप मोस्ट ऑफ टाइम देख लो कि आपके बच्चे जब पढ़ाई नहीं करते या फिर करियर में स्टेबल नहीं रहता है, तो काफी सारे ज्योतिष आपको पुष्कराज, मतलब आपको वो गाइड कर देते हैं कि वो पहन लो, आप येलो सफायर आप पहन, ऐसे बोला जाता है। तो येलो सफायर मतलब गुरु का स्टोन, तो गुरु का स्टोन आपकी नॉलेज बढ़ाता है। सो दैट इज द मेन रीजन कि जो नंबर 3 वाले होते हैं, जुपिटर प्लैनेट से जो बिलोंग करते हैं, उनमें करेज बहुत होता है, बोल्डनेस उतना ही होता है, पावर भी उनकी अपने फील्ड में होती है, मेहनत बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और यस काफी नॉलेज इनके पास होता है। तो मैम वैसे मैं अगर आपसे ये बात रखूं कि जिनका भी डेस्टिनी नंबर 3 है, क्या उनका पूरा एजुकेशन वाला हिस्सा ठीक जाता है? क्या ऐसा भी माना जा सकता है कि मान लीजिए किसी बच्चे का डेस्टिनी नंबर 3 हो, तो क्या मैं मान के चलूं कि उसकी बच्ची की एजुकेशन अच्छी होगी, या फिर वो एजुकेशन में उसका करियर बनेगा? ये 2 अलग अलग चीज है। यस, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। देखिए, अगेन आपको मैं वही सम अप करती हूँ कि अगेन पूरी बर्थडे के टोटल के हिसाब से ड्राइवर एंड कंडक्टर, जैसे मैंने बोला कि ड्राइवर नंबर आपको कोशिश करेगा आगे लेके जाने की, बट कंडक्टर नंबर जो रहेगा वो आपको बीच में कहाँ स्टॉप लेना है, कहाँ आपके डिसीजंस लेने हैं, मंथ भी उतना ही मैटर करता है और ईयर भी उतना ही मैटर करता है। उस हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 नंबर वाले बहुत, मतलब लाइक हम लोग उसे बोलते हैं कि पॉजिटिव होते हैं, उनका काम होता है फोकस करना, और वो अपने ध्येय तक पहुंच जाते हैं, मतलब उनको जो चाहिए वो डेफिनेटली वो अचीव करके रहता है। तो यस, एजुकेशन, बिजनेस दोनों के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है। अगर सिंपली मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना दूं तो मिस्टर वॉरेन बफे का ये नंबर है। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। तो अपने मार्केट के हिसाब से मार्केट गुरु का ही नाम बोल दे, फिर तब कुछ पूछना बाकी रह गया। लेकिन फिर भी एक पॉइंट में आपसे, मैं थोड़ा मार्केट से थोड़ा इतर से हटकर एक जो पॉइंट पता आपसे करना चाहता हूँ, इसी 3 नंबर के हिसाब से कि मान लीजिए मेरे घर में या मैं ही एजुकेशन में अपना कुछ इम्पोर्टेंट कुछ काम करना चाहता हूँ, तो क्या मैं एजुकेशन की लाइन को एक बार के लिए छोड़ दूँ
अगर मेरा डेस्टिनी नंबर 3 नहीं है, से मान लीजिए मैं एक अच्छा टीचर भी हूँ लेकिन एक अच्छा मार्केट का पार्टिसिपेंट्स भी हूँ, तो मेरे को चुनना क्या चाहिए? और एक और चीज़ जो एक्चुअली मैं जिसके लिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, जैसे कहते हैं ना कि हर ग्रहों में कोई ना कोई राजा होता है, गुरु होता है, तो बृहस्पति ग्रहों के गुरु हैं, ये आप भी जानते हैं। तो अगर मेरा मान लो बृहस्पति बहुत अच्छा है तो क्या मेरे को उसी से जुड़ा हुआ काम करना चाहिए? यस, बाकी अगर आपके प्लैनेट में बृहस्पति उच्च स्थान पर है तो डेफिनेटली आपको उसी रिलेटेड काम करोगे तो आपको जो रिटर्न आने हैं, जो एनर्जी आपको मिलनी है और जो पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलने हैं वो बहुत इजीली मिल जाएंगे। मतलब हम लोग सिंपली उसे बोल सकते हैं कि सक्सेस पाने के लिए आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि बाकी प्लैनेट के हिसाब से अगर आप जाते हो, अगर आप राहु के हिसाब से जाते हो, केतु के हिसाब से जाते हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो आईटी सेक्टर्स के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। बट हाँ, टीचिंग सेक्टर्स में अगर नंबर 3 वाले आते हैं तो इजीली उनको अचीवमेंट मिल जाती है। ठीक है, डन। अब आते हैं मैम कुछ खास बातों पर। अगर आपका 3 नंबर का डेस्टिनी नंबर है, अभी आपने बताया हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, इसके अलावा कुछ खास बातें जो आप 3 नंबर के जो डेस्टिनी है जिनका नंबर है ये, उनके लिए आप बताना चाहें, उनके टिपिकली थोड़े नेचर से वो हिट करता हुआ हो? ये सब बहुत अच्छे, मतलब अगर मैं हमेशा इस नंबर की तारीफ इसलिए करती हूँ, इतने हार्ड वर्किंग होते हैं। मैंने मेरे जितने सारे क्लाइंट्स हैं, मैं जितने लोगों से मिलती हूँ, मैं काफी सारे जिनके जैसे वॉरेन बफे हो गए, कितनी मेहनत करते हैं और आज कौन से मुकाम पे पहुंच गए हैं, तो ये बहुत लाइव एग्जांपल हमारे पास है। तो यस, मेहनत करने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यस, अच्छी सलाहकारी, मतलब लाइक आपको अगेन, मतलब एक ही एग्जांपल अगर आज के दिन में हम लोग ले लें मिस्टर बफे का, तो ये अच्छे से गाइड करते हैं स्टॉक मार्केट में, अच्छे टीचर भी है। देन उसके बाद में अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे से सारी चीजें ये बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। पॉलिटिकल्स अगर आप देखोगे, मिस्टर शरद पवार आपको पता होंगे, तो उनका भी नंबर 3 आता है, तो पॉलिटिक्स में भी इनका काफी अच्छा होल्ड होता है। यस, इनके ऊपर आपको भरोसा करना अच्छा होता है, मतलब लाइक बिजनेस पार्टनरशिप भी आप इनके साथ कर सकते हो तो बेटर है। यस, मनी मैग्नेट होते हैं ये, इनके तरफ पैसे खींचते आते हैं, मतलब खुद दो के पैसे इनके पास आते हैं, ऐसे इनको आप बोल सकते हो। अरे वाह, ग्रेट। तो आपने मोटा मोटी ये जो चीज़ें बताई उसमें मेहनती, अच्छे सलाहकार यानी कि कंसल्टेंट अच्छे होते हैं। ये कंसल्टेंसी वाली बात तो काफ़ी हद तक ठीक बैठती है। और दूसरा मेरे को शिक्षक वाला पॉइंट भी आपका समझ में आया, क्योंकि आपने इससे पहले भी बताया कि वो ज्ञानवान होते हैं, तो ज्ञानी का काम काफ़ी हद तक शिक्षण के अंदर है ही। अच्छे वक्ता लेखक का भी रोल अपना सकते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। दिलदार के साथ भरोसेमंद भी है, और पैसा जैसे आप कह रहे थे कि मनी मैग्नेट है, पैसा इनकी तरफ खिंच के आता है। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने कोशिश कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक नंबर को लेकर सारी चीज़ें बता दी जाएं। अगर आपके घर में है तो आपको उनके बारे में पता लग जाएगा, अगर आप खुद हैं तो आपको अपने बारे में पता लग जाएगा, और अगर आप किसी को बताना भी चाहते हैं तो भी आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। यानी कुल मिला के जानकारी का खजाना है जो आपको शीतल मैम बता रही हैं इस समय। अब मैं जरा व्यापार, अर्थतंत्र, इसके हिसाब से आता हूँ। मैम हमेशा की तरह हमने 4-5 चीज़ों में कैटेगरी की हुई है। फर्स्ट स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में हाँ ना, फिर उसमें कौन सा सेगमेंट, फिर कमोडिटीज़, क्रिप्टो, और फिर व्यापार के हिसाब से। अगर आप वो भी बता पाए तो फिर हम उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। यस सर, ब्लाइंडली, मतलब लाइक आपका खुद का नंबर 3 है या फिर आपके घर में कोई भी 3, 12, 21, 30 वाला है, तो आप ब्लाइंडली स्टॉक मार्केट में जंप कर सकते हो। नॉलेज लेके जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग 3 वाले के लिए ज़्यादा सोचते ही नहीं है, हम लोग डन कर देते हैं कि ये स्टॉक मार्केट इज सूटेबल फॉर यू। बैंकिंग सेक्टर्स, फाइनेंस सेक्टर्स गुड रहेगा इनके लिए। कमोडिटी में स्टील अच्छा रहेगा, क्रिप्टो यस अच्छा ही रहेगा। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझे पूछोगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस इनके लिए अच्छा रहेगा, और ट्रैवल और टूरिज्म भी सेक्टर्स इनके लिए अच्छा रहेगा। तो इन सारे सेक्टर्स में अगर ये लोग काम करते हैं, काफी सारे सेक्टर्स और मिल जाएंगे, काफी सारे स्टॉक्स और मिल जाएंगे। बट मोटा मोटी अगर आप मुझे पूछोगे नंबर 3, 12, 21 और 30 के लिए, तो ये सारी चीजें इनके लिए अच्छी रहेगी। बिना कुछ सोचे समझे अगर करना है तो सोच समझ के जाओगे तो और अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग।
मेरे को लग रहा है कि इसकी बकायदा फोटो खींच के रखनी चाहिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे। एक तो स्टॉक मार्केट के अंदर विदाउट एनी सेकंड थॉट आप आ सकते हैं। सेकंड पॉइंट कि बैंकिंग आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ऑल्दो मार्केट के अपने अपने सेक्टर्स हैं, अपनी अपनी वेवलेंथ है, उनकी अपना तरीका है चलने का। अगर जिस दिन आपको लगे कि बैंकिंग थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्केट के अंदर, थोड़ा आप ज़्यादा कूद के आ सकते हैं, ज़्यादा रिस्क एपेटाइट आपका उस दिन हो जाना चाहिए। कॉमोडिटीज़ में स्पेसिफिकली स्टील, इस पे ज़रा ध्यान रखा जाए। स्टील के अंदर फेरस और नॉन फेरस दोनों होते हैं, यानी कि और मेटल्स भी होंगे, बट आपको फेरस पे ध्यान देना है, यानी कि स्टील पे ध्यान देना है। एक क्रिप्टोस अच्छा रहेगा, तो ये भी आपने एक कैटेगरी बना दी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ये अच्छा रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम ये भी अच्छा रहेगा। तो कैटेगरी वाइज अगर आप देखें तो 2 व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ा हुआ। क्रिप्टोस आपने क्लियर कर दिया, कॉमोडिटीज क्लियर कर दिया, बैंकिंग स्टॉक्स आप बता रहे हैं, और साथ ही स्टॉक मार्केट आपने ओके कर दिया। ये 3 नंबर वालों का पूरा खाका खिंच चुका है कि आपको क्या करना है। अगर फिर भी इसमें कोई कमी है, कोई ऊपर नीचे करना है, तो उसके बारे में एक सबसे बेहतरीन चीज़ें होती हैं। उसमें कलयुग में बताया जाता है कि दान से आप बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो मैम ये सारी चीज़ों में मान लीजिए कहीं 19-20 हो रहा हो, तो फिर कैसे करें? आपने पिछली बार जब बताया था 2 नंबर वालों का डेस्टिनी नंबर, उसके अंदर बहुत सरल सरल चीज़ें बताई थी। क्या 3 वालों के लिए भी कुछ ऐसी है? छोटी मोटी 19-20 हो रही है तो यस डेफिनेटली शीतल बाकरे न्यूमरोलॉजिस्ट को आप कांटेक्ट कर सकते हो। और मिठाई का दान आप कर सकते हो एवरी सैटरडे। नारियल आप डोनेट कर सकते हो। नारियल अगर आप मंदिर में ना दो और किसी जरूरतमंद को दो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मंदिर में उसका खास कर यूज नहीं होगा जितना जरूरतमंद लोगों को यूज होगा। और सफेद या क्रीम या हरे कलर के वस्त्र ये लोग दान कर सकते हैं, बट ये भी जरूरतमंद लोगों को डोनेट करोगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो आप ये कह रहे हैं कि ये 3 चीजें रहेंगी। अच्छा, इस मैम इसके कोई स्पेसिफिक दिन है क्या, जैसे कि वस्त्र का? ये हमने बता दिया कि सैटरडे अगर ये स्वीट देते हैं मंदिर में या फिर जरूरतमंद लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी डोनेशन के लिए एक्चुअली सच बताओ डिम्पी सर, तो कोई दिन नहीं होता है। जब भी आप दे दो वो उसी दिन आपके लिए, आपके भाग्य में वो ऐड हो जाता है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, कर्मास हमारे ऐड हो जाते हैं और उसका रिटर्न कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको मिलना शुरू ही होता है। ग्रेट, इंटरेस्टिंग। तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और सीधे सीधे सरल सरल उपाय हैं। वैसे तो आपको बताया दिया कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी 19-20 है तो उसका निचोड़, उसके तोड़ भी आपके सामने है। शीतल मैम से आप संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट, सोशल मीडिया के एड्रेस, व्हाट्सएप का नंबर और सारी डिटेल आपको एक साथ ही मिल जाएगी। इनके यूट्यूब चैनल पर भी आपको पुराने वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। कहते हैं ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, बल्कि जितना अच्छे से उसको संजो के रखा जाए उतना और काम आता है। आप पुराने वीडियोज़ का भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह की वेबसाइट भी आप जाके उनके लिंक्स और उनके आने वाले कार्यक्रम जो हैं वो भी आप पता कर सकते हैं। खैर, इस बीच मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था कि हम कुछ ना कुछ लोगों को अपने साथ इसलिए जोड़ते हैं ताकि उनका एक्सपीरियंस और अपने एक्सपीरियंस को साझा कर पाए, उनसे पता कर पाए कि वो कहाँ पे थे, कैसे कनेक्ट हुए, कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आए और उनको कितनी मुश्किल और अब आज उनकी राह कितनी आसान हो चुकी है। मेरे साथ नीलेश जी जुड़ चुके हैं, उनको करते हैं कनेक्ट और नीलेश जी से करते हैं बातचीत। नीलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। शीतल मैम के तो हम काफ़ी समय से कनेक्टेड हैं, हम उस समय से कनेक्टेड हैं जिस समय देश को सबसे ज़्यादा सलाहकारों की ज़रूरत थी और वो था लॉकडाउन का समय। मोटा मोटी हम भी लॉकडाउन से पहले मैम मिली थी। अच्छा, आप लॉकडाउन से पहले से कनेक्टेड हैं? हाँ, तो उस टाइम मैंने न्यूमरोलॉजी का मेरे लड़के का, मेरा पूरे फैमिली का एक करके लिया था उनकी तरफ से। और लॉकडाउन में जैसे लॉकडाउन का चालू हो गया तो उस टाइम मैंने शेयर मार्केट में उनके साथ क्लास किया है। अभी मेरा हाईएस्ट नहीं का जो मतलब 1 डे का प्रॉफिट है 42,000 का है। मैंने मैडम को वीडियो भी शेयर किया है वो। अरे वाह, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, मेरे को आप ये नीलेश जी एक बात बताइए, ये आप बता रहे हैं कि लॉकडाउन में आप शेयर बाजार में आए थे, मैडम ने आपको बताया था कि शेयर बाजार में आ जाओ या फिर आपका मन था शेयर बाजार में आने का? मेरा मन था, तो मैंने लॉकडाउन के 1 महीने पहले ही मैडम से मुलाकात की थी। मेरा नंबर के बारे में उत्सुकता की जानना कि क्या आपका नंबर का खेल सब।
तो शेयर मार्केट का भी नंबर का खेल है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी थोड़ा मैडम का गाइडलाइन ले ले। और मैं थोड़ा 3 महीने तक नहीं का मैडम के पोस्ट देखते रहा फेसबुक पे, मैडम अच्छा। क्या नहीं का सजेस्ट करती है। तो थोड़ा स्टडी करने के बाद फिर मैंने शेयर मार्केट का क्लास किया मैडम की तरफ से, तो उसमें भी अभी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी आप शेयर बाजार के बारे में जानते थे जब आपने लॉकडाउन में शुरू किया? उससे पहले भी आप ट्रेड करते रहे? मैंने लॉकडाउन के पहले शेयर मार्केट में किया था, लेकिन मैं खुद नहीं कर रहा था उस टाइम, तो थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहा था मैं। अभी मैं खुद कर रहा हूँ मैडम के गाइडेंस के वजह से। ओके, ठीक है। तो आप मेरे को ये बता पाएंगे कि इससे पहले जो आपके वो जो भी जिनको भी आपने काम सौंपा था काम करने का, और अब में कितना फर्क है और कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊंचा हुआ है? बहुत फर्क है अभी उसमें, और मैडम के नॉलेज, अभी मैडम का नॉलेज तो बहुत सारा है उनके कंपैरिजन में। इंटरेस्टिंग। अच्छा नीलेश जी, एक चीज मेरे को और पता करनी थी, क्या सिर्फ शेयर बाजार का ही फायदा आपने मैम से लिया या फिर किसी और व्यापार में या कोई? अभी मेरा नाम भी देखो, अभी मेरा नाम नीलेश जो है, स्पेलिंग में मैडम ने मेरा चेंज करने के लिए बोला था, साइनिंग चेंज करने के लिए बोला है, तो सब मैंने मेरे अभी इम्प्लीमेंट करना चालू किया एक साल से, तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसका। ओके, उसका पॉजिटिव असर आपको दिख रहा है? यस यस। और मैंने क्लाइंट भी दिए, मैडम को बहुत सारे क्लाइंट भी दिए, मेरे दोस्तों को अभी बहुत सारा। ओके, ठीक है। अच्छा, वैसे आपको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी परिवर्तन होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे टर्न अराउंड होगा? अच्छा, अभी लाइफ में तो परिवर्तन चाहिए, तो मैडम जैसे हमने को गाइडलाइंस मिल रही तो अच्छा ही। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और आपको अच्छा बिजनेस में भी ग्रोथ मिले और आपको मार्केट में भी अच्छी ग्रोथ मिले। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपकी तरह हम फेसबुक से मैम से कनेक्ट हुए हैं और मेरे को लग रहा है कि फेसबुक तो टर्न अराउंड था ही सबके जीवन के लिए, तो बहुत सारे लोग शीतल मैम से फेसबुक के जरिए कनेक्ट हुए हैं। ठीक है नीलेश जी, डे नाइट में कुछ भी क्यों तो मैं मैडम रात को 12 बजे भी मैसेज करूंगा तो मेरे को रिप्लाई 100% मिलता है सर। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया। ये आपने अच्छी बात बताई चलते चलते कि रात को अगर आपको कहीं भी मुश्किल में भी हैं, देर सवेर में कहीं पे आपको एडवाइस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आपको मिल ही जाती है। ये इंटरेस्टिंग बात है। ओके शीतल मैम, आप 24/7 हो? यस सर, देखिए मेरा काम ही वही है कि लोगों का अगर मुश्किल है और तब मैं अगर ना रहूं तो फिर मतलब ही नहीं आता है। आपके पास ज्ञान है और आप अगर लोगों के साथ वो शेयर ही नहीं कर पा रहे हो, उनकी प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो जितना मेरे से पॉसिबल होता है, यस मैं 24/7 कोशिश करती हूँ रात में 2 बजे तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है सर, मतलब हम लोगों को नहीं इतनी रियलाइज होती है, बट जब मैं काम करती हूँ, जब मैं लोगों की प्रॉब्लम सुनती हूँ ना, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है और उनके सॉल्यूशंस ढूंढते ढूंढते कभी कभी सच बताओ तो मेरे भी आंखों में पानी आ जाता है। अभी मैं सिंधुदुर्ग गई थी, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि हमारी कैशनट की फैक्ट्री है और हम लोग बहुत मुश्किल में, जबकि वो व्हाइट गोल्ड है और फिर भी वो मुश्किल में थे, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ी, उनकी वास्तु विजिट की और अगली वीक अगर आप पॉसिबल है तो उनको ऐड कर सकते हो। विद इन 1 वीक उनकी फैक्ट्री बहुत अच्छे से चलने लगी। आई एम सो हैप्पी कि मेरे वजह से उनको बेनिफिट हुआ है। जब वो बंद करने की सोच रहे थे, काफी डेबिट में थे और वो बंद करने की सोच रहे थे, उन्हें कई पॉजिटिव वाइब्स देके, छोटी मोटी रेमेडीज देके, थोड़े से चेंजेस करके अगर उनकी लाइफ वापस सेटल हो सकती है मेरे वजह से, तो मैं पहुंच जाती हूँ, फिर मैं ज्यादा नहीं सोचती। ग्रेट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ठीक है, इंटरेस्टिंग मैम। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते मैम, 3 नंबर वालों के लिए जो डेस्टिनी नंबर आपने 3 का बताया, साथ ही एक और चीज़ जो मेरे को एक्चुअली मैं आपसे पता भी करना चाहता था, जैसे पिछली बार आपने बताया कि शेयर मार्केट से लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपने बताया कि अलग अलग पोर्टफोलियोज मैनेजर भी आप बन सकते हो, आप सिर्फ ट्रेडिंग में मत आओ बल्कि आप तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखो। इसी बाजार का एक हिस्सा आईपीओस भी होता है। ये भी एक बड़ा विषय है जिस पर मैं आपसे आज थोड़ा इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ कि एक तो आईपीओ और न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन क्या,
पहला पॉइंट। और दूसरा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक बाजार का जानकार, ऊपर से न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वो आईपीओ मार्केट को कैसे देखता है? आप जरा मेरे को इसके बारे में विस्तार से बताइए। सर ये तो एक्चुअली आप बहुत अच्छे से बता पाओगे मुझे। नहीं, आप मेरे ये आपका सेक्टर है के लिए। नहीं, मैं तो उल्टा बैठा हूँ आपसे सुनने के लिए, क्योंकि होता क्या है ना मैम, आईपीओ के अंदर क्या होता है, हम तो फंडामेंटल्स देखते हैं, या एक टेक्निकल वाले के लिए तो वो तो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि उसके लिए तो कोई डाटा ही नहीं है। तो फंडामेंटल एनालिस्ट या फिर एक वैल्यूएशन वाला तो क्या वैल्यूएशन निकालता है उसका, लेकिन एक न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे किस एंगल से उसको देख रहा होता है, एक खासकर वो आदमी जो बाजार का जानकार भी है ऊपर से न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो उसको कैसे देख रहा होता है। तो एक बार जरा मेरे को वो पॉइंट भी पता करना था। आप पहले मेरे को बेसिक बता दीजिए, ये आईपीओ, एफएस, आसबा, ये सब चीजें क्या है, फिर हम जरा इसको और थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे इसका। इसके लिए आप स्पेशली मेरी एक आईपीओ वाली क्लास ज्वाइन कर लीजिए। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ आईपीओ कि आईपीओ एग्जैक्टली होता क्या है। दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनी है, लाइक प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट हम लोग इसे बोलते हैं, कोई प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट है जो अपना प्रोडक्ट बीएसई और एनएसई में लॉन्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए एज पर सेबी रूल, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से उनको पहले आईपीओ थ्रू इंट्रोडक्शन देना होता है मार्केट में। जैसे ही वो आईपीओ थ्रू इंट्रोडक्शन देते हैं, तो एज ऑलवेज आपको पता है कि डीमैट अकाउंट की इसके लिए जरूरत पड़ती है। म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, बट आईपीओ के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। और आईपीओ एक्चुअली रिलायंस पावर ने काफी नोन कर दिया है सबको। रिलायंस पावर के टाइम से सबको आईपीओ के बारे में पता हुआ है, बट डे बाय डे सेबी काफी ट्रांसपेरेंसी लेके आई है। सो दैट इज कॉल्ड एस्बा सिस्टम, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट। मतलब आपकी जो फंड है ना, पहले कैसे होता था, 4 दिन के लिए ओपन होता था और 21 डेज के लिए आईपीओ लॉक हो जाता था। अभी ऐसे नहीं होता है, अभी 3 दिन के लिए ओपन होता है और 10 to 15 डेज के लिए आईपीओ लॉक होता है। बट पहले कंपनी को हम लोगों को डीडी या फिर एट पार्ट चेक देना पड़ता था, अब वैसे नहीं होता है। आपके जब डीमैट अकाउंट खुलती है तो साथ में एक सेविंग अकाउंट खुलता लिंक अप होता है। उस सेविंग अकाउंट में आपके फंड्स होने चाहिए, वो ब्लॉक होंगे। दैट इज कॉल्ड एस्बा सिस्टम। ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों कर सकते हो। 3 दिन के लिए ही ओपन होता है, ऑफर फॉर सेल होता है, एफपीओ भी आते हैं। सेबी के हिसाब से सारा एनालिसिस करके, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, ट्रेड्स एनालिसिस, ये सबको देख के आपको आईपीओ भरना चाहिए। सबसे बेस्ट मैं एग्जांपल आपको दूंगी। आप जब आईपीओ भरते हो तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या देख के भरते हो? मैं तो आप किसी भी कंपनीज के फंडामेंटल्स को चेक करता हूँ, उसकी वैल्यूएशन चेक करते हैं, पीयर कंपैरिजन चेक करते हैं, सेक्टर में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, आने वाला फ्यूचर क्या है, उसका पी समय वगैरह किस तरह से चल रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, डेट वगैरह क्या है, कंपनी की ग्रोथ कैसी होगी, और दूसरा कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार की ट्रेजरी में जा रहा है, कंपनी के एक्सपेंशन में ही नहीं लगे। तो बहुत सारी इस तरह की सारी चीज़ें देखने के बाद वी हैव डिसाइडेड कि अभी इसके अंदर आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिर इसकी मोनोपोली क्लासेस लेती हूँ तो मेरे सवाल बहुत ज्यादा होते हैं। तो और एक सवाल मैं पूछ लूँ आपको, अभी रिसेंटली काफी सारे आईपीओज आए थे, तो क्या आप मुझे बता पाओगे कि हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ क्यों अच्छा था, आईआरसीटी का आईपीओ क्यों अच्छा था, मतलब उसे भरना चाहिए, ऐसे आपको क्यों लग रहा था? नहीं, हैप्पीएस्ट माइंड का तो खैर मैंने आईपीओ के बारे में ज़रा नहीं स्टडी की, बट हाँ जो इंडियन रेलवे का अभी आईपीओ आया था उसको लेकर मेरे को ऐसा लग रहा था कि ठीक है, वो मोनोपोली तो है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रेलवे की मोनोपोली को आप ज़्यादा देर तक टिका नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे आप ओपन टू ऑल होने वाले हैं, और कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटा सा सेगमेंट है। अगर आपको रेलवेज के साथ एक्सपेरिमेंट करने हैं तो आपको ओपन तो करना ही पड़ेगा, तो उस कंपनी का नीश रहेगा, मेरे को थोड़ा सा डाउट था उस पर। तो ऑल्दो वो अपने आप में एक अच्छा आईपीओ था, बट फिर भी मैंने उस पर ज़्यादा कुछ फोकस्ड मेरा नहीं था उस पर।
एक्चुअली आईपीओ की सारी चीजें ना उसी फॉर्मेट में छिपी होती है, बस वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने बता दिया मुझे कि आप प्राइस बैंड देख लेते हो, फ्यूचर देख लेते हो, बट कोई कंपनी है अगर उसका मतलब प्रोडक्ट अभी जस्ट लॉन्च हो रहा है, उसके लिए अगर वो पैसे इकट्ठा करिए तो उसका फ्यूचर आप डिसाइड नहीं कर सकते। वो सारी सीक्रेट जो है ना वो आईपीओ के फॉर्मेट में छुपी होती है, बट लोग बस 2 सिग्नेचर करते हैं और निकल जाते हैं। ऐसे ना करें। वो सीक्रेट ढूंढने के लिए डेफिनेटली मेरी एक क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं आपको ये सारी सीक्रेट्स बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है और मिनिमम 2 आवर का सेशन होता है मेरा आईपीओ के लिए स्पेशल। अच्छा, ग्रेट, ठीक है। तो आप 2 घंटे के अंदर पूरा आईपीओ मार्केट के बारे में सारे डिटेल में बताते हैं आप? यस सर। ओके, ग्रेट, ठीक है। इसमें जो नए आईपीओ आ रहे होते हैं उसके बारे में भी आप जानकारी देते हैं? यस सर, मतलब लाइक कैसे उसको फाइंड आउट करें। जैसे अभी मैंने सिंपल आपको पूछ लिया कि माइंड हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ क्यों अच्छा था। आपको पता है ना कि 51% कंपनी खुद के पास रखती है स्टेक और 49% कंपनी मार्केट में बेचने के लिए आईपीओ के थ्रू देती है, बट हैप्पीएस्ट माइंड ने वैसे नहीं किया था। हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने पास प्रमोटर्स के पास 80% हिस्सा रखा था और सिर्फ 20% बेचने के लिए निकाला था। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके जो जितने भी एंगल्स होते हैं, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, सबको एक बार डिटेल एनालिसिस करके सबका वेटेज निकाल के कि हाँ अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसके अंदर जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो भले आपको प्राइस बैंड अट्रैक्टिव भी लग रहा है तब भी आप इसको छोड़ दो या इसको ले लो। इसको जिसे हम स्वैट एनालिसिस कहते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए और कितना अच्छा और कितना बुरा है, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स हम चेक कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि आईपीओ मार्केट के अंदर उस तरह से है ये, ठीक है। अच्छा मैम, इसी से जुड़ा हुआ मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या किसी भी एक नए आदमी जो आईपीओ के अंदर आ रहा है या इससे पहले आईपीओ के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, उसके लिए कितना ज़रूरी है सब चीज़ें जानना? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो टीवी पे, अखबारों पे, अलग अलग रेटिंग पे मिल जाती हैं, तो फिर एक स्पेशली इसके लिए 1-1.5 घंटा निकालना है, इसके लिए पढ़ना अलग से कितना जरूरी है, जबकि रेडीमेड मिल रहा है हर चीज़ को? रेडीमेड मिल रहा है तो सर वो वही हो गया ना कि स्पून फीडिंग हो गया। फिर आपको पता ही नहीं है, जैसे अभी आपको ये नहीं पता था कि हैप्पीएस्ट माइंड ने 80% प्रमोटर्स के पास रखा है। हैप्पीएस्ट माइंड सिर्फ 94% डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रही है, इतना ही आपको पता था और उसका फ्यूचर अच्छा है। ये तो कोई भी आईपीओ आएगा तो आपको आपका ब्रोकर भी बता देगा, और जब आप खुद स्टडी करोगे ना तब जाके आपको पता चलेगा कि कंपनी का एग्जैक्ट प्रोडक्ट क्या है। कंपनी के बैंकर्स बहुत मैटर करते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स बहुत मैटर करते हैं, कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग बहुत मैटर करता है। इसके बाद में और अगर आपको जानकारी चाहिए तो कंपनी ये जो फंड हम लोगों से ले रही है उसका यूज कंपनी एग्जैक्टली कहाँ करने वाली है वो भी आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक आईपीओ आया था, हॉस्पिटल का आईपीओ था। उन्होंने बताया था कि हम लोग आईपीओ इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें हमारे लोन रीपे करने हैं। अगर हॉस्पिटल अपना लोन रीपे कर रहा है तो अभी एग्जैक्ट आपको स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक खरीद रहे हैं उनको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो वो सारी चीजें भी आपको बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। तो ये आप मुझे बताइए, ये सारी डिटेल्स आपको टीवी पे तो नहीं मिलेगी, या फिर आपको आप खुद भी नहीं बता पाओगे इतनी सारी डिटेल। इसीलिए आपको मिनिमम देखिए आईपीओ की कॉस्ट होती है 14 to 16,000 पर लॉट। पर रिटेलर 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अलग अलग कैटेगरीज दी होती है, एफआईज के लिए अलग होती है, देन म्यूचुअल फंड वालों के लिए अलग होती है, बीमा कंपनीज वालों के लिए अलग होती है, एचएनआई क्लाइंट्स के लिए अलग होती है। तो हम जैसे जो रिटेलर है वो 14 to 16,000 के बीच में एक लॉट आ जाता है। यहाँ पे लॉट साइज लेना कंपलसरी होता है, तो उससे मल्टीप्लिकेशन में आप मिनिमम 2 लाख रुपीस तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 51% एंड 49% जैसे मैंने बोला आपको। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो मेरे को ये लग रहा है कि एक आईपीओ वाला एक सेगमेंट जरूर करना चाहिए, और जब भी नए आईपीओ आ रहे हैं तो एक बार आपसे भी उसकी राय ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो उसमें न्यूमरोलॉजी का एंगल भी लगा होगा, प्लस उसमें एक स्टडी का, उसका एक अच्छे से एनालिसिस का लेवल भी लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स पे आप उन आईपीओस को चेक भी करते हैं। शीतल मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। आज हमने रह गई है सर आपको बताना कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप आईपीओ कैसे लोगे, मतलब तो लगे हाथ वही बताइए फिर, अगर आप हिंट कर सकते हैं तो मेरे को जरा एक आईपीओ के बारे में आप
जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो तो आप मेरे को जरा उसके हिसाब से बता दीजिए कि हाँ अब आपको इस टाइम पता ये है कि न्यूमरोलॉजिकली एंगल कराया IRC था। या फिर डिमार्ट या फिर माइंड ट्री के IPO जैसे 51% कंपनी खुद के पास रख रही है और 49% आपको कंपनी देने वाली है, तो उसमें आपका लक भी तो चलना चाहिए, क्योंकि IPO ऐसे है नहीं ना कि आपने गया और आपने 200 क्वांटिटी डाली और खरीद ली, ऐसे तो नहीं होगा। सही यहाँ बात। पे आपका टोटली लक ट्राई करना पड़ेगा। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब आपकी पूरी बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस मेरे पास आ जाती है, तब मैं आपको लकी डायरेक्शन देती हूँ। देखिए, अब मेरे जो सारे क्लाइंट्स कैसे IPOs भरते हैं और उन्हें कैसे मिलते हैं अच्छे IPOs, उसकी सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उनके बर्थ डेट के हिसाब से डायरेक्शन वो फॉलो कर लेते हैं, डे वो फॉलो कर लेते हैं। जैसे अभी 3 तारीख है तो गुरुवार उनके लिए अच्छा है, थर्सडे उनके लिए अच्छा है, तो वो थर्सडे के दिन भरेंगे। फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटी भरेंगे। और काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जो टाइम भी फॉलो करते हैं कि ये वाले टाइम पे इतने बज के इतने मिनट पे ही हम लोग IPO के लिए सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर इतनी सारी चीजें प्लस आपका न्यूमरोलॉजी लकी कलर भी आप फॉलो करते हो, और आजकल आप देख रहे होंगे फेसबुक पे मैंने काफी सारे नंबर्स, मैजिक नंबर्स देना शुरू कर दिया है। तो वो मैजिक नंबर्स अगर आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे अगर आप राइट डाउन करते हो तो डेफिनेटली आपका लक जो है, जो मैग्नेटिक तरीके से पैसे खींच के ला रहा है, और उसमें भी आपको IPO मिलने में भी मैग्नेटिक तरीके से हेल्प हो सकती है। ठीक है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट बताया, जो टिपिकली शायद ही कोई कल्पना भी कर सकता, कोई सोचता भी होगा, लेकिन आपने ये बहुत अच्छे से इसको सम अप किया है कि भाई IPOs को सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल चीज़ों से नहीं बल्कि और भी कई सारी चीज़ों से देखा, कनेक्ट किया जा सकता है, और उसमें से न्यूमरोलॉजी वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग एक हो सकती है। ठीक है, शीतल मैम से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो एड्रेसेस फिर से हम आपके स्क्रीन पर लेके आए हैं, ये व्हाट्सअप के नंबर हैं, साथ ही एड्रेसेस हैं, सोशल मीडिया के एड्रेसेस हैं, आप चाहें तो नोट कर लें। और हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता रहा हूँ, आप फोटो खींच के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो किसी को भी ट्रांसफ़र ईजिली किया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल मैम आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज 3 नंबर, डेस्टिनी नंबर जो 3 है उनका क्या मतलब है, और फिर बाद में IPO के बारे में विस्तार से आज चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल शुभांक के इस सेगमेंट से इतना ही। नमस्कार।